हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय डुलगच विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। और उम्मीद करता हूँ आप सभी सहकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, बेखूबी चल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम कुछ MCQs लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर किए, जितनी भी हमने ये पॉलिटी का जो पार्ट कर लिया है, भाग 10 कर लिए हैं। ठीक है, और 11th में भी भाग नंबर 10th में तो ये MCQs करवाए थे, जो इसकी सीरीज चल रही थी। 11th में फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट करवाया। अब जो 12th जो सीरीज है ना, सीरीज का जो 12th भाग है, 12th पार्ट है, तो उसके अंदर भी हम आज MCQs करेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको बेहतरीन ये पसंद आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो अब बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन विच टाउन द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये कह रहा है कि 1773 के अंदर, ठीक है ना, 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, स्थापना की गई इसकी। ठीक है, और ये कहां पर की गई, ठीक है ना, कौन से टाउन में की गई, कौन से शहर में की गई भारत के। तो इसमें हमारा जवाब ये है कि ये जो हमने की, ये कलकत्ता, ठीक है ना, कलकत्ता के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में, ये मैंने आपको इससे पहले जो प्रीवियस जो सीरीज जो चल रही है, प्रीवियस वीडियो जो बनाया उसके अंदर ये सारा का सारा मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, जितनी चीजें रिवाइज होंगी आपके माइंड के अंदर, उतनी चीजें, जितनी भी चीजें रिमाइंड होगी उतनी चीजें फिट होती जाएंगी। ठीक है ना, तो आपको ये बढ़िया ढंग से याद कर पाओगे इसे। ठीक है ना, हाँ जी, तो देखिएगा आप, ये बोल रहा है कि कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या किया गया, प्रोविजन इसका पास किया गया। ठीक है ना, इसे, इसका जो प्रोविजन था, जो इसका प्रस्ताव था, वो पारित किया गया, पास किया गया। ठीक है, कि जो उस समय के लोग थे, उनके लिए न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में एक कोर्ट बनाया गया, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था। ठीक है, हाँ जी, तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट होता है, अब वो स्टैब्लिशमेंट कब होता है वो देखिएगा। तो ये किया 1774 में किया था हमने। ठीक है ना, कब किया था, 1774 में। और मैंने आपको एग्जैक्ट तारीख भी बताई थी, तो एग्जैक्ट तारीख थी 22 अक्टूबर 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का क्या किया गया, स्टैब्लिशमेंट किया गया, स्थापना की गई इसकी। ठीक है, हाँ जी, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, स्टैब्लिशमेंट तो इसका हो गया 22 अक्टूबर 1774 के अंदर। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि उसने काम करना कब शुरू किया, फंक्शन कब से शुरू किया। ठीक है, तो आप बढ़िया जवाब दोगे। तो ये किया 1 जनवरी 1775। ठीक है ना, 1 जनवरी 1775 में इसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, किसने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने। ठीक है ना, हाँ जी, काम करना शुरू कर दिया। और इस समय एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस समय जो जजेस की संख्या थी, ठीक है ना, नंबर ऑफ जजेस थे जो, अब वो कितने थे। तो आप बढ़िया से जवाब दोगे, वो थे 4। ठीक है ना, वो कितने थे, वो थे 4। ठीक है, अब वो कितने थे, 4, जिसमें से एक कौन था, एक था चीफ जस्टिस। ठीक है, एक था चीफ जस्टिस, और बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए 3। तो ये क्या थे, ये जजेस थे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये क्या थे, 3, ये 3 जजेस थे। ठीक है ना, 3 क्या थे, ये जजेस थे। ठीक है भी, हाँ जी, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट हमने किया 1773, इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, अब वो किया गया कलकत्ता के अंदर। ठीक है, हाँ जी, स्टैब्लिशमेंट कब होता है इसका, तो स्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है, इसका स्टैब्लिशमेंट होता है 22 अक्टूबर 1774 में। और इसने फंक्शन करना, मतलब वर्क करना कब शुरू किया, तो आप बढ़िया से बताओगे 1 जनवरी 1775 में। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ जजेस थे, ठीक है ना, इसके अंदर जो नंबर ऑफ जो जजेस थे ना, अब वो कितने थे, तो स्टूडेंट्स वो थे 4, जिसमें से एक क्या रहते हैं, चीफ जस्टिस, और 3 क्या थे, जजेस थे। ठीक है ना, तो 3 क्या थे, जजेस थे। ठीक है भाई, हाँ जी, उम्मीद है जितना भी क्वेश्चन ये करवाए, इस क्वेश्चन से लगभग हमारे 4-5 क्वेश्चन निकल चुके हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो अभी 1 हुआ है, लेकिन यहां से हमने क्वेश्चंस कितने कर पाए, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, तो इसी तरह हम ये एक क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन रूटीन के अंदर करते हैं, तो हम बढ़िया, हमारी प्रिपरेशन चल रही है, बढ़िया तैयारी कर पाओगे। ठीक है ना, हाँ जी, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा आप,
हाँ जी, सेकंड देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है ना। अब इसमें ये बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया 1935 में, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, और इसका जो स्टेब्लिशमेंट किया गया, किस चीज का स्टेब्लिशमेंट किया गया इसमें, ठीक है ना। स्टेब्लिशमेंट तो नहीं किया गया, इसके अंदर प्रोविजन पास हुआ था, ठीक है ना। तो किसका प्रोविजन पास हुआ, ये मैंने प्रीवियस जो वीडियो की है उसमें सारा का सारा डिटेल में बताया है ये, ठीक है ना, लेकिन फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आप देखिए, हाँ जी, 1935 में जो प्रोविजन पास हुआ, जो प्रस्ताव पारित हुआ, वो किसका हुआ, वो फेडरल कोर्ट का, कि भारत के अंदर फेडरल कोर्ट क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा न्याय व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है ना, न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या बनाया जाएगा, फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत इंडिया के अंदर फेडरल कोर्ट बनाया जाता है, और ये फेडरल कोर्ट का जो स्टैब्लिशमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, तो ये होता है 1 अक्टूबर 1937 में होता है, ठीक है ना। कब होता है, 1 अक्टूबर 1937 में होता है। क्वेश्चन आएगा कौन से एक्ट में होता है, तो आप बोलोगे 1935 में, ठीक है ना। कौन से में बोलोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से इसका प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन इसका स्टैब्लिशमेंट कब होता है, तो आप बढ़िया से बोलोगे 1 अक्टूबर 1937 में होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप नेक्स्ट देखिएगा, 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट, ठीक है, हाँ जी, इसके कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट बनता है, ठीक है ना। फेडरल कोर्ट को आप ये मान सकते हो या तो रीनेम किया जाता है, फेडरल कोर्ट को आप ये मान सकते हो रीनेम किया जाता है, क्योंकि 1950 तक रहता है फेडरल कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाता है 28 जनवरी 1950 में बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर रहता है, कहां पर रहता है, नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर जो रहता है इसका नई दिल्ली में रहता है, ठीक है ना। नई दिल्ली तिलक रोड पर, नई दिल्ली तिलक रोड, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तिलक रोड, ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर कहां पर है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप बोलोगे तिलक रोड, नई दिल्ली तिलक रोड पर, ठीक है ना। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, व्हेन वाज द साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड, ठीक है, हाँ जी। अब ये देखिए आप कि इस जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब पब्लिश की जाती है और कहां पर पब्लिश की जाती है, ठीक है ना। ये बड़ा जानने वाला तथ्य है ये, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो है, जो रिपोर्ट पब्लिश होती है 1930 में, और कहां पर होती है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में होती है, ठीक है ना। कहां पर होती है, ब्रिटिश में होती है, ब्रिटेन में होती है। हाँ जी, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ जी। व्हेन वाज द साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड, तो कब होती है, 1930 में। कहां पर होती है, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है ना। कहां पर होती है, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। साइमन कमीशन की शुरुआत कैसे होती है, एक एक्ट पास होता है 1919 में, भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम पास होता है, और उसके अंदर एक सिस्टम आपका प्रस्ताव पारित होता है, एक सिस्टम पास होता है, उसे कहा जाता है डाइकी सिस्टम, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, डाइकी सिस्टम कहा जाता है, जिसे हम बोल देते हैं द्वैध शासन, ठीक है ना। डाइकी रूल क्या होता है, प्रस्ताव इसका पास होता है, किसका, डाइकी रूल। डाइकी रूल का मतलब क्या है कि द्वैध शासन। अब द्वैध शासन का मतलब क्या है, द्वैध शासन कि भारत की जो स्टेट है, भारत के जो प्रांत हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि जो भारत के अंदर राज्य हैं, तो कुछ हिस्से के अंदर, भारत के कुछ हिस्से के अंदर, भारत के राज्य के कुछ हिस्से के अंदर, ठीक है ना, प्रांतों के कुछ हिस्से के अंदर कुछ हिस्से के कुछ पार्ट जो बनाया गया उनका, अब वो बनाया, उन्होंने दे दिया भारत को कि आप भारत राज करेगा कुछ हिस्से के अंदर, और कुछ हिस्से के अंदर कौन राज करेगा, अंग्रेज लोग राज करेंगे, ठीक है ना। और उसका जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई, यूनियन बनाई गई, और उसके अंदर जो बहुत बढ़िया बढ़िया जो डिपार्टमेंट थे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है ना, हेल्थ के रिगार्डिंग वेलफेयर जो डिपार्टमेंट हुआ, इस तरह के बहुत, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है ना, इस तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया जो डिपार्टमेंट है अंग्रेजों ने खुद अपने पास रख लिए, ठीक है ना। और जो भारत के पास जो मंत्रालय जो आए, जो मिनिस्ट्री आई, पोर्टफोलियो जो आए, वो जैसे वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो ये आया, ठीक है ना, तो फैमिली वेलफेयर का, परिवार कल्याण मंत्री का, इस तरह का सारा ये पोर्टफोलियो भारत के अंडर आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है द्वैध शासन, ठीक है ना। अभी एक ही जगह का दो सरकारें, ठीक है, भारत भी राज करेगी और
कौन राज करेगा? अंग्रेज भी राज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हेड कौन है वो सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर गवर्नमेंट किसकी? वो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की, ठीक है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में काम करेगी भारतीय, ठीक है ना। हाँ जी, तो जो डाइकी सिस्टम का जो प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, डाइकी सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसका उसे देखने के लिए कोई एक क्या आएगा, एक कमीशन भारत आएगा, ठीक है ना। और वो कमीशन कितने कितने वर्ष बाद भारत आना है? 10 वर्ष बाद वो यहां पर वेरीफाई करने के लिए आएगा कि जो हमने जो ये भारत शासन अधिनियम जो पास किया 1919 में, 1919 के अंदर एक द्वैत शासन जो पास किया है, क्या वो बिल्कुल अपना प्रॉपर चल रहा है, या बढ़िया काम कर रहा है, या बढ़िया काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो सारा का सारा इसका जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन उन्होंने पारित किया, 10 साल बाद कोई ना कोई एक कमीशन आएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे 1919 में इस द्वैत शासन को लागू किया गया, अब 10 साल बाद आना था इन्होंने, 10 साल बाद, तो ये उनके 10 साल बाद 1929 हुआ, ठीक है। 1929 और 30 में ब्रिटेन में इलेक्शन होने की वजह से, ठीक है ना, ब्रिटेन में इलेक्शन होने की वजह से वो जो साइमन कमीशन आता है ना, वो 2 वर्ष पहले आ जाता है, ठीक है। तो वो साइमन कमीशन कब आता है भारत के अंदर? वो 1928 के अंदर आता है, ठीक है ना। कब आता है? 1928 के अंदर आता है, ठीक है। हाँ जी, ये कितनी बार आता है भारत के अंदर? ये 2 बार आता है, ठीक है ना। पहली बार जब आया ये फेब मार्च में आया, पहली बार जब ये आता है फेब मार्च में आता है, और जो दूसरी बार जब ये आता है ना, तो ये लगभग अक्टूबर 1928 के अंदर आता है भारत में, ठीक है। और इस साइमन कमीशन के अंदर हाँ जी, साइमन कमीशन जो किया, ठीक है, हाँ जी, साइमन कमीशन जो हमने किया, इसके अंदर टोटल जो इस कमीशन के अंदर जो मेंबर थे ना, कितने थे? 7 मेंबर थे, ठीक है ना। और सातों के सातों जो मेंबर थे ना, वो सारे ब्रिटिश थे, मतलब ब्रिटेन से थे, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं सारे के सारे ये अंग्रेज थे, ठीक है ना। तो इस चीज का विरोध किया कि भी कोई भी भारतीय इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है ना, कोई भी भारतीय इसके अंदर शामिल नहीं है, सारे के सारे अंग्रेज है। और जिस वजह से भारत के अंदर साइमन कमीशन को क्या कहा गया? साइमन कमीशन को कहा गया व्हाइट कमीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन कहते हुए इसका विरोध किया, किसका विरोध किया? साइमन कमीशन का विरोध किया, ठीक है ना। हाँ जी, साइमन कमीशन का विरोध किया। अब सबसे पहले ये कहां पर आते हैं? अब बॉम्बे के अंदर, सबसे पहले ये कहां पर आते हैं? बॉम्बे के अंदर। और बॉम्बे के अंदर जो भारतीय थे उन्होंने पुरजोर विरोध किया, ठीक है ना, पुरजोर विरोध किया। और विरोध करते हुए साइमन गो बैक का क्या लगाए? नारे लगाए। किसके नारे लगाए? साइमन गो बैक के नारे लगाए। कहां पर? बॉम्बे के अंदर। और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए, ठीक है ना। और इन्हें काले झंडे भी दिखाए गए, ठीक है ना, भारतीय लोगों के द्वारा काले झंडे भी दिखाई दिए, ठीक है ना, दिखाए गए। तो अब बॉम्बे के बाद ये कहां पर पहुंचते हैं? लाहौर, ठीक है। बॉम्बे के बाद ये कहां पर पहुंचते हैं? लाहौर पहुंचते हैं। अब यहां पर जो इसकी कंडीशन थी, ये जो विरोध कर रहे थे वहां पर भीड़ और उमड़ी हुई थी, ठीक है ना, भीड़ बहुत इकट्ठा हो रखी थी, क्योंकि यहां पर एक जबरदस्त विरोध चल रहा था। क्योंकि यहां पर सातों जो ब्रिटेन से थे, अंग्रेज थे, ठीक है ना। तो ये लाहौर के अंदर ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां का एक ऑफिसर था, उसका नाम था स्कॉट, ठीक है, वहां का ऑफिसर था जिसका नाम था स्कॉट। तो इन्होंने भीड़ ज्यादा होने की वजह से लाठीचार्ज के क्या कर दिए गए? लाठीचार्ज के आदेश दे दिए, ऑर्डर कर दिए, ठीक है ना। तो उसमें उस लाठीचार्ज में भारत का एक बड़ा ही एक बहुत बढ़िया क्रांतिकारी उन लाठीचार्ज का शिकार हो जाता है, ठीक है ना। नाम था लाला लाजपत राय, नाम था लाला लाजपत राय, ठीक है ना। और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। लाठीचार्ज का शिकार हो जाते हैं और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और लाला लाजपत राय जी को किस नेम से जाना जाता था? इसे कहा जाता था लॉयन ऑफ पंजाब, ठीक है ना। क्या कहा जाता था? लॉयन ऑफ पंजाब, ठीक है, इन्हें कहा जाता था लॉयन ऑफ पंजाब,
लॉयन ऑफ पंजाब, और इन्हें क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी, इन्हें कहा जाता था पंजाब केसरी। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से बहुत से क्वेश्चन निकले हैं, ठीक है ना। हाँ जी, यहां से खूब क्वेश्चन निकले हैं, क्वेश्चन हो चुके हैं 3, लेकिन यहां पर लगभग हमने अभी 25 से 30 के बीच में हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे सेशन चलेंगे, ठीक है ना। आप बढ़िया सा सीखने का प्रयास कीजिए। हाँ जी, तो अपन नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, एक बात और देखिएगा, यहां पर समझिएगा। एक साइमन कमीशन के जो 7 मेंबर थे ना, इसके अंदर एक पर्सन थे क्लेमेंट, ठीक है ना। एक पर्सन थे क्लेमेंट, और ये क्लेमेंट बाद में जाके ब्रिटेन के क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है ना। ब्रिटेन के क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, ब्रिटेन के क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है अभी। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कौन बनते हैं? क्लीमेंट, जो उसकी साइमन कमीशन के मेंबर थे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट ब्रिटेन के अंदर पब्लिश होती है, अब वो कब होती है? 1930 में होती है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से समझिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए, अब वो कितनी होनी चाहिए? तो आप ये बोलोगे, इसका जो जवाब है ना वो है 25 वर्ष। 25 वर्ष इसका आंसर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमें कितनी एज चाहिए? 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अब ये लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी? 25 वर्ष। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कि एक और क्वेश्चन बताते हैं, बात करते हैं इस पे। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है ना वो कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे, तो ये एज होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिएगा, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, हमने कल डिस्कशन किया था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो आप बताओगे बढ़िया से। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज होनी चाहिए, अब वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, प्रेसिडेंट की एज कितनी चाहिए? 35। और किसकी चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ जी, एक और पर्सन है जो है वो है गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। वो है गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। राज्य के अंदर हर एक राज्यपाल होता है, जिसे राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है, ठीक है ना। हर स्टेट के अंदर गवर्नर होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भारत का सेकंड रैंक, ठीक है ना। सेकंड जो नागरिक होता है, दूसरा जो नागरिक होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जिसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब इन तीनों पर्सन के जो इलेक्शन फाइट करने के लिए, या प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, या गवर्नर ऑफ स्टेट बनने के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए है ना, अब वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़िएगा, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर पर बात चली कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 25 वर्ष चाहिए, ठीक है ना। आज तक कोई भी 25 वर्ष का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया, ठीक है ना। कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। अब आप सोच रहे होंगे सर भी बताइए आप, सर आप फिर आप ये करिए, बताइएगा कि सबसे कम उम्र का जो प्राइम मिनिस्टर बना कौन बना, और कितनी एज में वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है ना। तो बढ़िया से देखिएगा। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर जो बने वो कितनी एज में बने? मिनिमम आज तक मिनिमम एज 40 की एज में क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और कौन बनते हैं स्टूडेंट्स? भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर, छठे प्रधानमंत्री, 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो थे, हाँ जी, वो थे राजीव गांधी, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कौन थे? राजीव गांधी, ठीक है, वो थे राजीव गांधी, ठीक है। हाँ जी, राजीव गांधी। इनका जो जन्म हुआ 20 अगस्त 1944 को होता है, और इन्हें एक दिवस समर्पित है, एक डे इन्हें डेडिकेट है। डे का नाम है सद्भावना दिवस, ठीक है। डे का नाम है सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस,
ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, इनका जन्म हुआ 20 अगस्त 1944 और इनकी जो डेथ होती है ना, अब वो होती है 21 में 1991 में। ठीक है, 1991 में इनकी मृत्यु होती है। कहां पर होती है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है ना, तमिलनाडु के अंदर एक श्री पेरुबंदूर नाम की जगह है जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, इनकी हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों के द्वारा। ठीक है ना, तो उसी वजह से इनका जब डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, और उस डे का नाम है एंटी टेररिज्म डे। हाँ जी, डे का नाम है एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? इनकी डेथ एनिवर्सरी पर। डेथ एनिवर्सरी कब होती है? 21 मई को होती है। ठीक है ना, कब होती है? 21 मई को होती है। ठीक है, हाँ जी। आज तक भारत के अंदर जो टोटल प्राइम मिनिस्टर हुए वो कितने हुए हैं? 14 हुए हैं। पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, और वर्तमान के अंदर कितने में आप बोलोगे? 14 में है। ठीक है ना, तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कितने में थे? 6 में थे। ठीक है ना, ये कितने में थे? 6 में थे। ठीक है, हाँ जी, तो 6 में ये थे राजीव गांधी। उसके बाद हम बात करेंगे 7th की। ठीक है, 7th थे प्रताप सिंह। ठीक है ना, कौन थे? प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह 7 थे। जो 8 थे वो थे चंद्रशेखर। 8th थे चंद्रशेखर। 9 थे पीवी नरसिम्हा। 10th थे अटल बिहारी वाजपेयी। 11 थे एचडी देवगौड़ा। 12th थे इंदर कुमार गुजराल। और जो 30th थे वो थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है ना, 40th जो वर्तमान के अंदर है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आज तक भारत के अंदर 14 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट अब बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। द डैश वाज अनाउंस्ड इन 1940 बाय वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है ना, क्या नाम है? लिनलिथगो। ठीक है, इसे बढ़िया से पढ़िएगा। आप बोलोगे लिनलिथगो। ठीक है ना, 3 टुकड़े करके इसके आप समझिएगा क्या नाम है। हाँ जी, क्या नाम है इसका? लिनलिथगो। ठीक है, क्या बोलोगे? लिनलिथगो। ठीक है, ये क्या थे? लिनलिथगो ये थे वाइसरॉय। कब? 1940 में। ठीक है, इंडियंस वर्ल्ड वार सेकंड। ठीक है, हाँ जी। अब सेकंड वर्ल्ड वार जो इसकी, ये क्या बोल रहा है? फोर्ट इंडियन सेकंड वर्ल्ड वार। ठीक है, हाँ जी। सेकंड वर्ल्ड वार में कौन सा? सेकंड वर्ल्ड वार के सेकंड वर्ल्ड वार, पहले तो ये देखिए सेकंड वर्ल्ड वार होता कब है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वार जो शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 में होती है। ठीक है ना, कब होती है? 1 सितंबर 1939। और ये कब तक चलती है? 2 सितंबर 1945 तक चलती है। ठीक है ना, कब चलती है? 1945 तक चलती है। लगभग कितने वर्ष हुए? 6 वर्ष हुए। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कितनी कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना, पार्टिसिपेट का मतलब ये है कि कितनी कंट्रीज आपस में लड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। कितनी कंट्री आपस में लड़ी? तो आप बताओगे 61 कंट्री आपस में लड़ी। ठीक है, और यहां से जो सेकेंड वर्ल्ड की शुरुआत होती है किससे होती है? कि जर्मनी किस पर अटैक कर देता है? तो जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर देता है। तो ये अटैक करने की वजह से क्या हो जाता है? पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार की जो समाप्ति होती है वो होती है जापान सरेंडर कर देता है किसे? यूएसए को। ठीक है, जापान सरेंडर कर देता है किसे? यूएसए को। अपने आप को यूएसए के सामने क्या कर देता है? सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने से यहां पर क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। कौन से वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है? सेकेंड वर्ल्ड वार की। ठीक है ना, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका जो जवाब है ना यहां पर अगस्त ऑफर है। ठीक है, इसका जो जवाब है कौन सा है? अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर देखिए क्यों आता है। अब देखिए इसकी जो शुरुआत हुई ना सेकेंड वर्ल्ड वार की 1939 में हुई। और यहां पर ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कुछ भारतीय लोगों को या कुछ भारतीय सैनिकों को सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना भारतीयों के परमिशन से, उस समय भारत का जो हेड होता था, पार्टी जो होती थी सबसे ऊंची, जो क्या सबसे ऊंची जो पार्टी हुआ करती थी वो कौन सी होती थी? कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी नाराज होती है कि हमारी बिना परमिशन के, बिना परमिशन लिए
क्या कर दिया, हमारे भारतीय सैनिकों को आप अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी तरफ से लड़ाने के लिए ले गए। उससे क्या हुआ, भारतीय नाराज हो गए, ठीक है ना। तो भारतीयों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्होंने ऑफर जारी किया, तो ऑफर का नाम है अगस्त ऑफर, ठीक है। तो इस ऑफर में क्या किया गया था उन्होंने कि एक वॉर एडवाइजरी क्या बनाई जाएगी, काउंसिल बनाई जाएगी कि भविष्य में कभी भी कोई वॉर होती है, कोई युद्ध होता है इस प्रकार का, तो हम एक क्या बनाएंगे, काउंसिल बनाएंगे, जिससे क्या होगा भी हम सब इकट्ठा हुआ करेंगे और एक दूसरे की सहमति से हम किसी सैनिक को लेके जाया करेंगे, ठीक है ना। तो और दूसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ, और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था कि आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या दे दी जाएगी, आजादी दे दी जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको आजाद कर दिया जाएगा, आप अपनी संविधान सभा बना सकोगे, आप अपना संविधान बना पाओगे, ठीक है ना। जो कि उस समय के जो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय, मतलब जो हेड थे पूरे भारत के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वो इस चीज से क्या हुए, इस चीज से नाराज हुए कि हमें आजादी, सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं, आपका सेकंड वर्ल्ड पता नहीं कब खत्म होता है, अब शुरू है, क्या पता 2 साल बाद हो, क्या पता 5 साल बाद हो, लेकिन हमें तो जो आजादी चाहिए अभी के अभी चाहिए। वो रुकने के मूड में नहीं थे, ठीक है। तो आप देखिएगा इसके अंदर दो पॉइंट थे, ठीक है ना, 2 पॉइंट थे, लेकिन 2 जो तथ्य थे जो इसके अंदर अगस्त ऑफर के अंदर बात बोली गई, उससे काफी नाराज हुए, ठीक है ना। कौन नाराज हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी। तो ये नाराज होते हैं, तो ये अगस्त ऑफर के बाद एक सत्याग्रह किया जाता है, और सत्याग्रह का नाम है इंडिविजुअल सत्याग्रह का नाम है इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। और सत्याग्रह का जो प्रोविजन पास करता है, जो मतलब सलाह देता है कि आपको सत्याग्रह करना चाहिए, तो वो किया गया, ये किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। और ये कहां से शुरुआत होती है, ये महाराष्ट्र से होती है, महाराष्ट्र के अंदर शुरुआत होती है, ठीक है ना। एक आश्रम है, आश्रम का नाम पवनार आश्रम, ठीक है ना। कौन सा आश्रम है, पवनार आश्रम। और इसका जो पहला सत्याग्रही था, मतलब इसकी जो शुरुआत की, इस सत्याग्रह की जो शुरुआत की, अब वो की गई आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है ना। पहले सत्याग्रह का नाम आएगा आपको एग्जाम के अंदर, तो आप बोलोगे वो है विनोबा भावे, और सेकंड जो है ना वो है, सेकंड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। सेकंड जो सत्याग्रही थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए, ठीक है। उम्मीद आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, बेहतरीन लगे होंगे। तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को और किस नेम से जाना जाता है, पहले तो मैं ये बताता हूं, आप ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है। इसकी जो शुरुआत होती है किसकी, क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, किसके लिए, अंग्रेजों को बोल रहा है भारत कि भारत छोड़ो, ठीक है ना, भारत छोड़ के चले जाइए, ठीक है, भारत को क्विट करके चले जाइए आप, ठीक है ना, यहां से क्विट कर दीजिए। तो इसकी जो स्थापना हुई, ये जो शुरुआत होती है इस आंदोलन की, इस मूवमेंट की, तो ये होती है 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 में होती है। और 8 अगस्त ये अगस्त में हुआ, इस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई अगस्त में हुई, और इसी वजह से इसे नाम दिया गया द अगस्त मूवमेंट, ठीक है। क्या नाम दिया गया, द अगस्त मूवमेंट, ठीक है। इससे पहले एक सत्याग्रह हुआ था, अभी मैंने बताया इंडिविजुअल सत्याग्रह, वो कब हुआ, 1940 में। अगस्त ऑफर कब आता है, वो भी 1940 में आता है, और वो भी अगस्त में आता है। अगस्त में आने की वजह से उसे भी क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, अगस्त ऑफर कहा जाता है, ठीक है ना। अगस्त रेवोल्यूशन कहा जाता है। 1940 में रेवोल्यूशन आया, वो अगस्त रेवोल्यूशन। 1940 में सत्याग्रह हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है ना। 1 वर्ष का गैप आता है, तो उसके बाद भारत क्या कर देता है, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर देता है, ठीक है ना। क्या, कौन सा मूवमेंट शुरू कर देता है, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब देखिए क्विट इंडिया शुरू कर देता है, लेकिन हाँ जी एक चीज समझिएगा आप, 1940 में कौन सा ऑफर आता है, कौन सा, अगस्त ऑफर, ठीक है। कौन सा आता है, आप बोलोगे अगस्त ऑफर या अगस्त रेवोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, या अगस्त रेवोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 1940 में ही क्या किया जाता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या किया जाता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह,
ठीक है। अब 1942 में एक मिशन आता है इंडिया में, 1942 में एक मिशन आता है इंडिया में, 1942 में, तो मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन। ठीक है, कौन सा मिशन आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में वही चीजें थी जो अगस्त तोफर में बताई हुई थी, लगभग वैसा ही था। ठीक है ना, ये भी कह रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार हमें क्या मिलेगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको आजादी दे दी जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर जो कांग्रेस पार्टी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो नाराज थे कि हमें तो अभी चाहिए। ठीक है ना, तो इस क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए भारत ने क्या किया, 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में कौन सा मूवमेंट शुरू किया, तो वो किया क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ विच इवेंट। देखिए अभी हमने डिस्कशन किया इसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो इंडिविजुअल सत्याग्रह का जो रिजल्ट निकल के सामने आया, रिजल्ट निकल के ये सामने आया कि अब 1942 में, 1940 के बाद आफ्टर इंडिविजुअल सत्याग्रह है, अब क्या आया, क्रिप्स मिशन आता है। और क्रिप्स मिशन कब आता है? हाँ जी, क्रिप्स मिशन कब आता है? ये 1942 में आता है। और इस क्रिप्स मिशन के जो मेंबर थे कितने थे? 3 थे। ठीक है ना, कितने थे? 3 थे। और 3 मेंबर के नेम लिखिए आप। फर्स्ट तो क्रिप्स खुद थे, ठीक है ना, क्रिप्स खुद थे। ठीक है, और उसके बाद आप लिखिए नाम अलेक्जेंडर। इसके बाद आप नाम लिखिएगा वो है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बाद आप नाम लिखोगे पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, नाम लिखोगे पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, नाम लिखोगे आप पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, हाँ जी। अब ये किसने शुरू करवाया था? गांधी जी ने शुरू करवाया। कब हुआ? 1940 में। कब शुरू हुआ? 1940 में। कहां पर शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कौन से गांव में? पवनार आश्रम में। पवनार आश्रम से ये शुरू हुआ, पवनार आश्रम से ये शुरू हुआ। ठीक है, सत्याग्रही पहले कौन थे? अभी हमने डिस्कशन किया इस पे। सत्याग्रही पहले थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, और उसके बाद सेकंड सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग INC प्रेसिडेंट रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। ठीक है, रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप इसका जवाब दोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना, क्या जवाब दोगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, हाँ जी। ये क्या थे हमारे भारत के पहले? तो हमारे भारत के ये फर्स्ट क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। आजाद भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है ना, हाँ जी। जैसे आप बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, INC। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले सिर्फ और सिर्फ इसका नाम जो हुआ करता था ना, वो नाम होता था कांग्रेस। ठीक है, साथ में क्या कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? IN। ठीक है ना, कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? तो वो शब्द जोड़ा गया IN मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया नाम? तो आप बताओगे ये जोड़ा गया 1891 में। 1891 में वो जोड़ा गया दादा भाई। ठीक है, वो जोड़ा गया दादा भाई नरोजी के द्वारा। ठीक है ना, दादा भाई नरोजी के द्वारा, नरोजी के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है भी। और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो कब होता है? 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, हाँ जी, 28 दिसंबर 1885 में। कहां पर होता है? बॉम्बे के अंदर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहां पर होता है? बॉम्बे के अंदर। ठीक है, कहां पर होता है? बॉम्बे के अंदर। और एक संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक कॉलेज का नाम है, वहां पर इनका फर्स्ट सेशन होता है। और फर्स्ट सेशन में ही कांग्रेस पार्टी की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, स्थापना होती है कहां पर? बॉम्बे के अंदर। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 में। कहां पर होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, हाँ जी। अब जो कांग्रेस पार्टी है ना, अब आपने सुना होगा कांग्रेस पार्टी का पार्टीशन हो गया था, 2 भागों में बंट गई थी। ठीक है ना, एक गरम दल और नरम दल, ये 2 भागों में बंट गई। कब बंटी ये 1907 में बंटी। कब बंटी ये? 1907 में।
ठीक है ना, कितने भागों में बंट गई, 2 भागों में। और ये कॉन्फ्रेंस जो सेशन हो रहा था कहां पर, 1907 में सूरत में सेशन हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, कहां पर सेशन हो रहा था, सूरत के अंदर। सूरत कहां पर है, गुजरात में है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा सभी को। तो आप नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है 9th, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पास। ठीक है, जो भारत का जो संविधान है वो कब अडॉप्ट किया गया, तो ये किया गया किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये क्या किया गया, पास किया गया। आप ये भी बोल सकते हो कि पास किया गया, ये भी बोल सकते हो कि स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो वो किया गया 26 नवंबर 1949। ठीक है ना, तो ये 26 नवंबर 1949 के अंदर। ठीक है, और इसी दिन दिवस मनाया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, कौन सा डे मनाया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है स्टूडेंट्स। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ठीक है ना। हाँ जी, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 5 चीजें अडॉप्ट की गई। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो जो की गई। हाँ जी, फर्स्ट है इंडियन फ्लैग। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, वो है इंडियन फ्लैग। ये अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 में। कब किया गया, 22 जुलाई 1947 में। और उसके बाद ये किया गया नेशनल एंथम। हाँ, नेशनल एंथम। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग। हाँ जी, और नेशनल सॉन्ग। हाँ जी, नेशनल सॉन्ग जिसका उच्चारण वंदे मातरम होता है। नेशनल एंथम जिसका उच्चारण जनगण मन होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आप लिखिएगा कि इंडिया में संविधान बनने से पहले, संविधान लागू होने से पहले की बात है, इंडिया के अंदर फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, क्या बनाए गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए। ठीक है, और कौन से बनाए गए, डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब ये तीनों के तीनों जो कार्य हुए ना, ये आप याद रखना, तीनों के तीनों जो कार्य हुए ये सेम डे हुए। ठीक है, मतलब 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये जो कार्य होते हैं ना, ये सेम डे होते हैं, 24 जनवरी 1950 के अंदर होते हैं। ठीक है, ये 4 कार्य हम कर चुके। पहला किया हमने, हाँ जी, पहला किया हमने, ये इंडियन फ्लैग का अडॉप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947। और दूसरा किया हमने नेशनल एंथम। थर्ड हमने किया नेशनल सॉन्ग। और फोर्थ हमने जो किया वो प्रेसिडेंट बनाए गए फर्स्ट 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। हाँ जी, ये तो स्वीकार किया गया था। बनाए कब गए थे, तो ये बनाए गए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, यहां पर अडॉप्ट किया गया कि इन्हें बनाया जाएगा, ये बना दिए गए। तो संविधान जो ऑफिशियली बनाए गए, कब बनाए गए, 26 जनवरी 1950 को। हाँ जी, मैंने आपको बोले 5 कार्य है। तो जो 5th कार्य था ना, अब वो था नेशनल एम्बलम। अब वो था नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, इसे अडॉप्ट किया गया। ठीक है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ जी, ये 5th कार्य थे, बड़े इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से कीजिएगा इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। द नेशनल एंथम वाज अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। ठीक है, द नेशनल एंथम मैंने अभी बताया, नेशनल एंथम मैंने आपको अभी बताया कि 24 जनवरी 1950 को ये क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। ठीक है, हाँ जी, 24 जनवरी कहा, एक ये 24 जनवरी। हाँ जी, इसके अंदर सिर्फ 24 जनवरी ये बता रहा है 1947। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक, ये यहां से ये 1950 आना चाहिए था। ठीक है ना। हाँ जी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर 1947 की जगह क्या आएगा, 1950 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा, 1950। ठीक है, यहां पर लिखा 24 जनवरी 1950। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पहली बार संविधान सभा की जो मीटिंग होती है।
ठीक है, जो इसका सेशन होता है पहला, अब वो कब होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कब होता है, उसके बाद हम पता लगाएंगे भी ये हुआ कहां, ठीक है ना। तो ये हुआ कहां पर, ठीक है। हाँ जी, तो ये पहली जो होती है ना मीटिंग इसकी, ये होती है 9 दिसंबर 1946 में होती है, ठीक है। और यहां पर एक टेम्परेरी क्या बनाए जाते हैं, चेयरमैन बनाए जाते हैं। टेम्परेरी रूप से क्या बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, चेयरमैन बनाए जाते हैं। और चेयरमैन का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद, वो है डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है ना। और ये कहां पर होती है, नई दिल्ली के अंदर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कहां पर होती है, नई दिल्ली के अंदर। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को और किस नेम से जाना जाता है, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या कहा जाता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक होता है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स, एक होता है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वर्तमान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ जी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल थे वो कितने थे, 395 थे, ठीक है ना। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहा जाता है जो शुरुआत में था, शुरुआत में मतलब जब लागू हुआ, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ये, ठीक है ना। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल थे वो 395 थे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल है वो कितने हैं, 470, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितने हैं, 470 हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात चल रही है, तो आर्टिकल थे 395, ठीक है। और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भाग थे, मतलब जो पार्ट थे, ठीक है, तो वह पार्ट देखिएगा, तो वो थे 22, ठीक है। और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट हैं वो देखिएगा आप, तो वो पार्ट हैं 25, ठीक है। हाँ जी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल हैं, ठीक है, शेड्यूल जो है, शेड्यूल को हम चैप्टर भी कह देते हैं, ठीक है ना। जो शेड्यूल थे ना वो कितने थे, 8 थे। लेकिन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है ना, ठीक है, वो जो शेड्यूल है ना, तो वो लिखिएगा ध्यान से, तो शेड्यूल वर्तमान के अंदर है 12, ठीक है। ये बात हो रही है वर्तमान की, मैं स्टार लगाते जा रहा हूं वर्तमान में, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, यहां से कुछ भी किसी तरह का डाउट नहीं आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा आप। हाँ जी, तो आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन, मतलब किसके द्वारा लिखे हुए हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो संविधान का डॉक्यूमेंट है, जो संविधान का ड्राफ्ट है, अब वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो देखिएगा, तो वो लिखा हुआ है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ओरिजिनल संविधान लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ध्यान से कीजिएगा ये सारा का सारा। हाँ जी, नेक्स्ट आप देखोगे, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो अभी हमने शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो जवाब है इसका 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ठीक है, अब वो कौन थे, चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और क्वेश्चन और ये भी आ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी और उसके अंदर टोटल मेंबर कितने थे, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो टोटल मेंबर थे वो थे 7, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कितने थे, तो वो थे 7 थे, ठीक है। और 7 में से एक को चेयरमैन बनाया गया, और उस चेयरमैन का जो नाम है ना, आदरणीय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है ना। क्या नाम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, मतलब वोटिंग एज जो है ना, वोटर्स जो मतदाता है जो वोट डालते हैं, पहले जो एज हुआ करती थी 21 वर्ष होती थी, लेकिन आज वोट कौन डाल सकता है, कितनी उम्र के बाद आप वोट डाल सकते हो, तो आप 18 वर्ष के बाद भारत के अंदर कहीं भी वोट डाल सकते हो। कहीं का मतलब ये है जहां पर आप रह रहे हो,
ठीक है ना। जिस कॉन्स्टिट्यूएंटी में आप रह रहे हो तो वहां पर आप वोट डाल सकते हो, ठीक है ना। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रह रहे हो वहां पर वोट डाला जा सकता है कितनी एज में? 18 वर्ष में, ठीक है ना। अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हो तो आपका वोटर कार्ड बन जाना चाहिए, आप वोट डालने के लिए आप वैलिड हो, ठीक है ना। हाँ, वोट डालने के लिए आपका जो वोट कार्ड है वो बन जाएगा और वो वैलिड रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट दे। अब ये क्या बोल रहा है, कौन सा अमेंडमेंट होता है? तो अमेंडमेंट होता है 61st, ठीक है। अमेंडमेंट होता है 61st, और ये अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट कब होता है? तो ये 1989 में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कब होता है? 1989 में होता है। इसमें क्या हुआ, एज 21 से रिड्यूस करने के बाद कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। अब यहां से एक और क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि उस समय, हाँ जी, मतलब 1989 की बात हो रही है, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? राजीव गांधी, ठीक है। कौन थे? राजीव गांधी, इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। भारत के युवा प्राइम मिनिस्टर कितनी एज में बनते हैं? ये 40 की एज में बनते हैं। और ये कितने में बने? ये 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो क्लास बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है क्लास। तो आप सेशन को, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 70th क्वेश्चन पढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। हाँ जी, चेयरमैन, हाँ जी, कौन थे? आप लगाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ठीक है। अब ये देखिए, पहली बार जो रिकमेंड किया, रिकमेंड का मतलब ये है डिमांड की गई, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो डिमांड की गई, फर्स्ट टाइम जो डिमांड की गई 1895 में की गई। किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर, ठीक है। ये किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। बट ये जस्ट ए वर्बली डिमांड, ठीक है ना, जस्ट वाज ए वर्बली डिमांड। ये सिर्फ मौखिक रूप से कही हुई थी, मतलब ये कही हुई डिमांड थी, कोई ऑफिशियल नहीं थी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये ऑफिशियल नहीं थी, वर्बली डिमांड थी। हाँ जी, अब जो ऑफिशियल डिमांड की गई, अब वो की गई MN रॉय के द्वारा। और कब की गई? तो ये की गई 1934 में। ये बताया जाएगा फर्स्ट ऑफिशियली जो डिमांड हुई, फर्स्ट ऑफिशियली जो डिमांड है ना, फर्स्ट ऑफिशियली डिमांड की गई MN रॉय के द्वारा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। फर्स्ट आंसर आएगा इसका, MN रॉय के द्वारा फर्स्ट ऑफिशियली डिमांड की गई भारत के अंदर की। भारत के अंदर क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, आगे लिखिएगा आप, आगे देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा थी, उसके टोटल मेंबर कितने थे, ठीक है ना। तो आप आंसर लगाइए, 389 थे, ठीक है ना। कितने थे? 389। और 389 में से जो फीमेल थी, जो वीमेंस थी, तो वो कितनी थी? तो आप बताओगे 50th थी, 15 थे। जो फीमेल थी ना, कितनी थी? 15 थी, ठीक है ना। 389 में से 15 क्या थी? फीमेल इसके क्या थी? मेंबर थी, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइजर थे, ठीक है ना, तो आप लिखिएगा, तो वो थे सर BN राव। वो कौन थे? सर BN राव, ठीक है। एडवाइजर कौन थे? सर BN राव थे, ठीक है ना। हाँ जी, और ये BN राव जो बने, कब बने? सेकंड मीटिंग के दौरान बने। सेकंड मीटिंग कब होती है? सेकंड होती है 11 दिसंबर 1946 में। और यहां पर एक परमानेंट चेयरमैन बनाए जाते हैं, ठीक है। परमानेंट चेयरमैन बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। परमानेंट चेयरमैन कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और उसमें ही एक क्या बनाए जाते हैं? एडवाइजर बनाए जाते हैं। वो कौन बनाए जाते हैं? सर BN राव, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िएगा। हाँ जी, नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। हाँ जी, आंसर लगाइएगा C।
आगे बढ़िएगा। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन विच लैंग्वेज, ठीक है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो बनाई गई, जो उसका ड्राफ्ट बनाया गया संविधान का जो ड्राफ्ट बनाया गया वो कौन सी भाषा के अंदर बनाया गया? पहले तो आप ये बताइए बनाया किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। तो वो लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ठीक है ना। और ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अब बनाया गया। तो जवाब क्या क्या आएगा इसका? डी आएगा, बोथ हिंदी एंड हाँ जी इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़े। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? अब देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया गया, ठीक है, और इसका जो ऑफिस होता है ये कहाँ का सदस्य होता है? वाइस प्रेसिडेंट, और ये होता है अपर हाउस, मतलब राज्यसभा का क्या होता है? हेड होता है, ठीक है ना। राज्यसभा का हेड होता है, और इसका जो उस पद को क्या कहा जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, हाँ जी। तो यूएसए टेकन फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट इज, ठीक है, हाँ जी। ये लिखिएगा आप सी अमेरिका, ठीक है ना। यहाँ पर यूएसए नहीं है, यहाँ पर अमेरिका है। मैं भी देख रहा था भैया यूएसए कहाँ है, ऑप्शन में तो यूएसए भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन में अमेरिका लिखा हुआ है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट का पद होना चाहिए, ये नंबर लिखा है आर्टिकल नंबर 63 में बताया हुआ कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है भैया। आगे बढ़िएगा। हाँ जी, नेक्स्ट, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज फर्स्ट यूज इन विच ईयर? ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है ना 1982, ठीक है। तो जो ऑप्शन है ना 1982 कहां पर हुआ? ये केरला के अंदर, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मुझे डाउट नजर आ रहा है, ठीक है। 1982 या 83 कुछ इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा आप वेरीफाई कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ जी, कहां पर हुआ ये? केरला के अंदर, ठीक है। कहां पर हुआ ये? केरला के अंदर, केरला में, ठीक है। कहां पर हुआ? केरला के अंदर। केरला के अंदर कहां हुआ? इरवकुलम के अंदर एक जगह है इरवकुलम, केरला के अंदर एक जगह है इरवकुलम, जो जहां पर पहली बार ईवीएम का यूज किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ईवीएम सभी को पता होगा, जब वोट डालते हैं ईवीएम मशीन का यूज किया जाता है। पहली बार केरला के अंदर किया गया ये, ठीक है ना। पहली बार केरला के अंदर यूज किया गया, कब किया गया? 1982 में किया गया, ठीक है। अभी आगे बढ़िएगा। तो अब नेक्स्ट लिखिए, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि भारतीय संविधान बनने के लिए कितना समय लगा, ठीक है। आप सबसे पहले तो एक बात समझोगे, अगर 12 दिन और हो जाते तो भारतीय संविधान कितने समय में बनता? तो आप बोलोगे 3 वर्ष में बनता, ठीक है ना। तो अब आप इसे 3 वर्ष से 12 दिन को माइनस कर लीजिए, तो क्या बोलोगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर ये भारतीय संविधान को लिखने में समय लगा, ठीक है। हाँ जी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जवाब है 2 नंबर, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये आज हम 25 क्वेश्चन कर पाए, 25 क्वेश्चन हम कर पाए, ठीक है। उम्मीद आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेशन है ना एमसीक्यूज वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे ध्यान से सीखिएगा और ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा, मन लगा के वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ जी, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।